कल्पना कीजिए कि आप एक कार का चेसी बना रहे हैं। तो सामान्य सोच यही कहती है कि लोहे का एक बड़ा सा ब्लॉक लिया जाए और जो हिस्सा नहीं चाहिए उसे आरी या लेजर से काट कर हटा दिया जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा करने से तो टनों बेशकीमती धातु सीधे कचरे में चली जाएगी ना। एग्जैक्टली तो क्या हो अगर हम ठोस स्टील को बिना काटे, मतलब बिना छीले, सिर्फ उसे निचोड़कर या खींचकर बिल्कुल मनचाहा आकार दे दें। एक ऐसी जादुई प्रक्रिया जहां धातु का एक भी परमाणु बर्बाद ना हो। हम्म, इसे जादू तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा जरूर है। जब हम चीजों को काटने की बजाय भारी दबाव और तापमान से नया रूप देते हैं तो उसे मेटल वर्किंग या मेटल फॉर्मिंग कहते हैं। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा में इसी चीज को डिकोड करते हैं। हमारा मिशन आज ठीक यही समझना है कि हमारे आसपास मौजूद धातु की हर एक चीज, चाहे वो सिलाई की छोटी सी सुई हो या फिर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज का ढांचा, आखिर बनती कैसे है। और ये विज्ञान इसलिए जटिल है क्योंकि हर धातु का अपना एक अलग स्वभाव होता है। धातु की आंतरिक संरचना को समझे बिना आप उस पर सिर्फ हथौड़ा नहीं चला सकते। ये ऐसा है जैसे किसी जंगली घोड़े को साधना। आपको पता होना चाहिए कि कब ढील देनी है और कब लगाम खींचनी है। बहुत सही उपमा है। तो देखिए, अगर धातु को आकार देना ही है तो सबसे पहला और अहम फैसला ये होता है कि उसे किस तापमान पर ढाला जाए। यहीं से हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग की शुरुआत होती है। बिल्कुल, तापमान का खेल ही सबसे बड़ा है यहाँ। तो अगर मैं इसे एक आसान नजरिए से देखूं, ये वैक्स या मोम के साथ खेलने जैसा लगता है। मोम को गर्म करो तो वो पिघलने लगता है, नरम हो जाता है। तो अगर धातु को गर्म करने से वो इतनी नरम और आज्ञाकारी हो जाती है, तो हम हमेशा उसे भट्टी में लाल गर्म करके ही क्यों नहीं बनाते? ठंडे लोहे से माथापच्ची क्यों करनी? चित्र में एक बहुत जरूरी चीज है जिसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम धातु के व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, तो मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है फिर से किसी चीज की संरचना बनाना। क्या इसका मतलब यह है कि धातु के अंदर जो परमाणु हैं वो गर्मी पाकर अपना पुराना तनावग्रस्त ढांचा तोड़ देते हैं? हाँ, अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हर ठोस धातु अंदर से छोटे छोटे क्रिस्टल्स या जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, उनसे बनी होती है। हम्म। जब धातु को इस खास तापमान से ऊपर गर्म करते हैं, जो कि पिघलने के तापमान से कम होता है, तो पुराने विकृत ग्रेन्स टूट जाते हैं। उनकी जगह नए बिना तनाव वाले ग्रेन्स ले लेते हैं। इसी को हॉट वर्किंग कहते हैं। अरे वाह! तो इसका सीधा फायदा ये हुआ कि धातु बहुत ज्यादा लचीली हो गई, मतलब डक्टाइल हो गई। एकदम सही। उसे मोड़ने या दबाने के लिए मशीनों को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे भारी ऊर्जा बचती है। जब ट्रेन के पहिए या विशाल गर्डर बनाने होते हैं, तो हॉट वर्किंग ही काम आती है। लेकिन मुझे लग रहा है इसके कुछ नुकसान भी होंगे। हाँ, हर फायदे की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप लोहे को इतने उच्च तापमान पर गर्म करते हैं और वो खुली हवा के संपर्क में आता है, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, ऑक्सीडेशन। मतलब हवा की ऑक्सीजन उस लाल गर्म धातु के साथ प्रतिक्रिया करने लगती है, जैसे लोहे में जंग लगना, लेकिन बहुत तेज स्पीड में। सटीक उपमा है। उच्च तापमान पर ऑक्सीडेशन इतनी तेजी से होता है कि धातु की सतह पर एक खुरदुरी पपड़ी बन जाती है, जिसे स्केल कहते हैं। और जब ये ठंडी होती है तो बहुत भद्दी दिखती है। समझ गया। और इसके अलावा भौतिकी का एक सामान्य नियम है, जब कोई गर्म चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। ओ, अब मैं समझा। अगर वो सिकुड़ेगी तो उसका आकार और माप दोनों बदल जाएंगे। मतलब अगर मुझे कोई ऐसा पुर्जा चाहिए जो मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक सटीक हो, तो मैं हॉट वर्किंग पर भरोसा नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहीं पर कोल्ड वर्किंग की जरूरत महसूस होती है। कोल्ड वर्किंग कमरे के तापमान पर या उस रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान से काफी नीचे की जाती है। तो क्योंकि धातु ठंडी है, वो सिकुड़ेगी नहीं। हाँ, इसलिए हमें जो डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलती है वो बेजोड़ होती है। साथ ही सतह पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए फिनिश एकदम चिकनी और चमकदार होती है। लेकिन ठंडी धातु को मोड़ना कोई मजाक तो है नहीं। इसके लिए तो भयानक ताकत वाली मशीनों की जरूरत पड़ेगी। भारी मशीनों की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन कोल्ड वर्किंग धातु के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव लाती है। जब आप ठंडी धातु को जबरदस्ती दबाते हैं, तो उसके परमाणुओं के बीच एक तरह का कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम लग जाता है। ट्रैफिक जैम दिलचस्प है। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे डिसलोकेशन कहते हैं।
परमाणु अपनी जगह से खिसक जाते हैं और एक दूसरे के रास्ते में फंस जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे धातु अंदर से एक इंटरनल स्ट्रेस या आंतरिक तनाव महसूस कर रही है। वो वापस अपनी जगह जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पा रही। यही आंतरिक तनाव धातु को पहले से कहीं ज्यादा कठोर और मजबूत बना देता है। इसे स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। वो कैसे? अगर ये तनाव बहुत ज्यादा हो जाए तो धातु में अंदरूनी दरारें आ सकती हैं। इसलिए एरोस्पेस के पुर्जे बनाते समय इंजीनियरों को बहुत बारीकी से तय करना पड़ता है कि इसे किस हद तक किया जाए। मतलब मजबूती मिले लेकिन पुर्जा टूटे नहीं। तो हमने तापमान के इस विज्ञान को तो समझ लिया। अब जरा उस सपाट धातु की शीट की बात करते हैं, जिससे हमारी दुनिया की अनगिनत चीजें बनती हैं। बिल्कुल, शीट मेटल ऑपरेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जब हम ब्लैंकिंग और पियर्सिंग की बात करते हैं तो मुझे एक अजीब सी चीज याद आती है। क्या मैं एक एनालॉजी दे सकता हूँ? मुझे सुनने में बहुत दिलचस्पी है, बताइए। क्या ब्लैंकिंग और पियर्सिंग बिल्कुल एक डोनट बनाने की प्रक्रिया जैसा है? देखिए, जब कोई डोनट बनाने के लिए आटे की परत को गोल सांचे से काटता है तो एक तो बीच का गोल हिस्सा बाहर निकलता है और एक वो रिंग बचती है। सही जा रहे हैं। शीट मेटल में भी मशीन एक पंच मारती है और शीट में छेद हो जाता है। अब खेल सिर्फ इस बात का है कि डोनट का बीच का गोल हिस्सा कचरा है या वो रिंग कचरा है। क्या ये ऐसा ही है? ये उपमा काफी हद तक काम करती है। इंजीनियरिंग में ये तय करना कि कचरा क्या है, पूरी उत्पादन प्रक्रिया की दिशा ही बदल देता है। ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में यही सबसे बड़ा वैचारिक अंतर है। तो अगर मैं तकनीकी रूप से समझना चाहूं तो ब्लैंकिंग में हमारा मुख्य उत्पाद क्या होता है? ब्लैंकिंग में जब पंच धातु की शीट पर गिरता है और जो टुकड़ा कटकर नीचे गिरता है, जिसे हम स्लग कहते हैं, वही हमारा मुख्य उत्पाद होता है। अच्छा, जैसे सिक्के बनाना, जब टकसाल में धातु की लंबी शीट से गोल टुकड़े काटे जाते हैं तो वो गोल टुकड़े ही सिक्के होते हैं और जो छेद वाली शीट बच जाती है वो सिर्फ कचरा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पियर्सिंग इसका ठीक विपरीत है। पियर्सिंग में हमारा मुख्य उत्पाद वो बड़ी शीट होती है जिसमें हमने छेद किया है। जो गोल टुकड़ा नीचे गिरा वो कचरा है। इसका एक अच्छा उदाहरण शायद रसोई वाली स्टील की छलनी हो सकता है। या वो लोहे का एंगल जिसमें नट बोल्ट कसने के लिए सुराख किए गए होते हैं। हाँ, जहाँ भी आपको किसी बड़ी प्लेट में वेंटिलेशन या नट बोल्ट के लिए सुराख चाहिए, वहाँ पियर्सिंग की जाती है। काटने और छेद करने की बात तो समझ आती है, लेकिन धातु की शीट को बिना काटे उसका 3D आकार कैसे बदल दिया जाता है, जैसे डीप ड्राइंग प्रक्रिया में? नाम से लगता है कि धातु को गहराई तक खींचा जा रहा है। डीप ड्राइंग वास्तव में धातु की तन्यता का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। इसमें एक सपाट गोल शीट को एक डाई के ऊपर रखा जाता है, फिर ऊपर से एक भारी पंच उस शीट को डाई के अंदर धकेलता है। तो धातु कटती नहीं है? नहीं, वो कटती नहीं है, बल्कि खींचकर एक कप या गहरे बर्तन का आकार ले लेती है। जैसे हमारे रसोई का सिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक के एल्यूमिनियम कैन। एल्यूमिनियम कैन इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। आप सोचिए, एल्यूमिनियम की एक चपटी डिस्क को बिना तोड़े खींचकर एक बेलनाकार कैन बना दिया जाता है। बिल्कुल। इसके लिए पंच की गति और दबाव का बहुत सटीक संतुलन चाहिए। थोड़ा भी दबाव ज्यादा हुआ तो कैन फट जाएगा। ये सच में एक कला है। चपटी शीट से गहरे बर्तन तक का सफर। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ चपटी चीजों से नहीं बनी है। घरों में तारों का जाल है, इमारतों में भारी गर्डर हैं। तो अब बात करते हैं वायर ड्राइंग, रोलिंग और फोर्जिंग की। बिल्कुल, ये भारी बदलाव लाने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब मैं वायर ड्राइंग के बारे में सोचता हूँ तो क्या ये पास्ता या नूडल्स बनाने की मशीन जैसा है, जहाँ एक मोटी धातु की छड़ को छोटी सी डाई के छेद से जबरदस्ती खींचकर पतला तार बना दिया जाता है? अच्छा, मतलब एक मोटी तांबे की छड़ के सिरे को डाई के छेद से बाहर निकालकर ताकत से अपनी ओर खींचा जाता है। बिल्कुल। जब वो मोटी छड़ उस छोटे छेद से गुजरती है तो उसका व्यास कम हो जाता है और लंबाई बढ़ जाती है। पुलों के मोटे स्टील के केबल इसी प्रक्रिया की देन है। और रोलिंग की बात करें तो दिमाग में दो भारी बेलन आते हैं जो किसी चीज को दबाकर पतला कर रहे हैं। आपकी कल्पना एकदम सही है। रोलिंग में धातु को दो विपरीत दिशा में घूमने वाले भारी रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। ये धातु पर इतना दबाव डालते हैं कि मोटाई कम हो जाती है। अगर मैं इसके पीछे का गणित सोचूं तो धातु उन रोलर्स के बीच जितनी लंबी दूरी तक संपर्क में रहेगी और जितनी चौड़ी होगी, मशीन को उसे दबाने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना? आपने समीकरणों को बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया। संपर्क की लंबाई, धातु की चौड़ाई
और धातु का अपना प्रतिरोध। इन्हीं 3 चीजों पर रोलिंग का बल निर्भर करता है। ट्रेन की पटरियां इसी तरह बनती हैं। अब आते हैं फोर्जिंग पर। फोर्जिंग सुनते ही वो तस्वीर उभरती है, एक लोहार लाल गरम लोहे को भारी हथौड़े से पीट रहा है, चिंगारियां उड़ रही हैं। वो फोर्जिंग का बुनियादी रूप है, जिसे आज हम ओपन डाई फोर्जिंग कहते हैं। इसमें धातु चारों तरफ फैलने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन आधुनिक कारखानों में क्लोज्ड डाई फोर्जिंग का इस्तेमाल होता है। तो क्या क्लोज डाई में धातु को एक बंद सांचे के अंदर रखकर पीटा जाता है ताकि वो सांचे की हर दरार में भर जाए? एकदम। और इसका एक ऐसा फायदा है जो अक्सर छिप जाता है। जब आप धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो धातु के अंदर के ग्रेन्स उसी आकार के अनुरूप मुड़ जाते हैं, बिल्कुल लकड़ी के रेशों की तरह। ओह, जैसे लकड़ी का वो टुकड़ा ज्यादा मजबूत होता है जिसके रेशे बाहरी बनावट के साथ बहते हैं, बजाय बीच से काटे जाने के। यही कारण है कि हवाई जहाज के लैंडिंग गियर या इंजन की क्रैंकशाफ्ट जैसी चीजें फोर्जिंग करके बनाई जाती हैं। ये अपनी अनूठी आंतरिक संरचना के कारण असाधारण रूप से मजबूत होती हैं। ये सब बहुत विस्मयकारी है, लेकिन एक बात मुझे परेशान करती है। ये सब अंधाधुंध ताकत का खेल लगता है। मशीनें ये काम बिना खुद को तोड़े कैसे कर लेती हैं? इंजीनियर हवा में तीर तो नहीं चलाते होंगे? यहाँ इंजीनियरिंग का असली दिमागी काम शुरू होता है। अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं है। ताकत कम लगाई तो धातु का आकार नहीं बदलेगा, ज्यादा हुई तो करोड़ों की मशीन टूट जाएगी। इसलिए एक कठोर गणित काम करता है। चलिए ब्लैंकिंग का ही उदाहरण लेते, जहां हम शीट काट रहे थे। अगर मुझे निकालना है कि कितनी ताकत लगेगी, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? पहला, आप जो आकार काटना चाहते हैं उसकी परिधि कितनी लंबी है। एक छोटे सिक्के में कम ताकत लगेगी, बड़ी प्लेट में ज्यादा। दूसरा, वो शीट कितनी मोटी है। मोटाई जितनी ज्यादा, ताकत उतनी अधिक। जिद है जिसे हम शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। तांबे को काटने की ताकत अलग होगी और स्टील की अलग। बिल्कुल। इन तीनों को मिलाकर इंजीनियरों को सटीक अंदाजा मिल जाता है कि मशीन को कितना फोर्स उत्पन्न करना है। लेकिन बात सिर्फ फोर्स पर खत्म नहीं होती, हमें मशीन की पावर भी निकालनी होती है। फोर्स और पावर में क्या गति या वेलोसिटी का अंतर है? मतलब भारी चट्टान को धकेलने का बल हो सकता है, लेकिन उसे तेजी से धकेलना हो तो पावर चाहिए होगी। आपने एकदम सही पकड़ा। जब हम आवश्यक बल को पंच की गति से गुणा करते हैं, तब हमें मशीन की कुल पावर मिलती है। लेकिन रुकिए, क्या इसमें कोई पेच है? दुनिया की कोई मशीन 100% ऊर्जा काम में तो नहीं बदल सकती। कुछ ऊर्जा तो घर्षण में बर्बाद होती ही है। और इसीलिए पावर की गणना में दक्षता या एफिशिएंसी को शामिल किया जाता है। इंजीनियरों को हिसाब लगाना पड़ता है कि 100 किलोवाट पावर में से पुर्जे तक सिर्फ 80 किलोवाट ही पहुंचेगी। हाइड्रोलिक प्रेस मशीनें इसी गणित का परिणाम है। अद्भुत। तो हमने धातु को कुचला, गणित से मशीनों को बचाया और नया रूप दे दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती ना। अगर हम जेट इंजन का टरबाइन बना रहे हैं तो सिर्फ देखकर नहीं कह सकते कि ये ठीक लग रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आकार बिल्कुल सही है? और यही प्रवेश होता है मापन के विज्ञान का, जिसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव ही नहीं है। मेट्रोलॉजी की बात आते ही मेरे दिमाग में 2 शब्द आते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। क्या हम डार्ट बोर्ड वाले उदाहरण से इसे समझ सकते हैं? डार्ट बोर्ड का उदाहरण हमेशा बेहतरीन रहता है। आप इसे कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं डार्ट बोर्ड पर तीर चला रहा हूं। लक्ष्य बिल्कुल बीच का लाल बिंदु है। एक्यूरेसी का मतलब है कि मेरा तीर उस बिंदु के कितने करीब लगा। अगर वो बीच में लगा तो मैं एक्यूरेट हूं। पुर्जे के मामले में 10 सेंटीमीटर का पुर्जा 9.99 सेंटीमीटर है तो वो एक्यूरेट है। बिल्कुल सही। और प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन का मतलब है कि मैं परिणामों को कितनी बार दोहरा सकता हूं। अगर मैंने 5 तीर चलाए और सब एक ही जगह किनारे पर लगे तो एक्यूरेसी खराब है, लेकिन प्रिसिजन बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई तीर भटका नहीं। सही कहा। लेकिन उत्पादन की दुनिया में एक्यूरेसी के बिना प्रिसिजन एक भयानक सपना बन सकता है। एक मशीन जो प्रिसिजन के साथ 10,000 पुर्जे बनाए जो बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन गलत आकार के हों, बाप रे, पूरी खेप कबाड़ हो जाएगी। मतलब दोनों एक साथ चाहिए। हाँ। और इसे मापने के लिए साधारण स्केल तो इस्तेमाल नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं। बेहद सूक्ष्म उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर जो मोटाई, अंदर का व्यास और गहराई मापता है, या माइक्रोमीटर जो मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक की माप दे सकता है। कोण मापने के लिए बेवल प्रोटेक्टर होता है। मैंने एक और उपकरण सुना है, स्लिप गेज।
इसे मापने वाले उपकरणों का भगवान कहते हैं। ये क्या चीज़ है? स्लिप गेज वास्तव में स्टील या टंगस्टन के छोटे आयताकार गुटके होते हैं। इनकी सतहों को इतनी भयानक एक्यूरेसी से समतल किया जाता है कि दो स्लिप गेज को एक साथ खिसकाकर जोड़ने पर वे हवा के दबाव से आपस में चिपक जाते हैं। कमाल है। तो इनका इस्तेमाल क्या है? कारखानों में हर दिन माइक्रोमीटर और कैलिपर जैसे उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मापने वाला उपकरण कोई गलती तो नहीं कर रहा। मापन की दुनिया में ये सच्चाई का अंतिम मानक है। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला सफर रहा। हमने धातु के परमाणुओं को पिघलाया, ठंडी धातु में ट्रैफिक जैम लगाया, शीट को डोनट की तरह काटा और विशाल गर्डर का रूप दिया, और अंत में स्लिप गेज से सत्यता जांची। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असली तिलिस्म है। और ये तिलिस्म हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, जो फोन पकड़ते हैं या जो पुल पार करते हैं, वे सब इसी तापमान, दबाव और मापन के विज्ञान की देन है। हाँ बिल्कुल। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। हमने शुरुआत में कोल्ड वर्किंग और उसके इंटरनल स्ट्रेस की बात की थी। हमने जाना कि ठंडे में आकार देने